हरे कृष्णा। आज हम लोग इनकम टैक्स में वन ऑफ दी हेड शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सैलरी। दैट इज, अगर आप नाम देखें तो इसमें इनकम अंडर दी हेड सैलरी, या कुछ लोग इसको इनकम फ्रॉम दी हेड सैलरी भी बोलते हैं। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हम सबको ये पता है। जरा कोई बच्चा बताएगा कौन कौन से 5 हेड्स हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक है। यानी एक तो सैलरी का हेड है, दूसरा हो गया हाउस प्रॉपर्टी का जिसमें रेंटल इनकम वगैरह टैक्सेबल की बात करते हैं, तीसरा हो गया पीजीवीपी का कि आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो उसका प्रॉफिट उसी हेड में टैक्सेबल होता है, चौथा हो गया आपका कैपिटल गेन का, और आखिरी हो गया अदर सोर्सेस का। तो आज हम लोग सैलरी का हेड पढ़ने जा रहे हैं। सैलरी के हेड में मैं आपको बताऊं, सैलरी का हेड इजी है और बहुत ही इजी है। इसमें केवल 3 सेक्शंस हैं जिसमें पूरा सैलरी कवर्ड है। केवल 3 सेक्शन, अगर आप ध्यान से देखें तो लिख भी रखा है मैंने, सेक्शन 15, 16 और 17। तो जाहिर सी बात है ये हेड छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। लेकिन बात यह है कि इन 3 सेक्शंस की वजह से ये हेड सबसे बड़ा हेड में से एक है। यानी अगर हम इसको देखें तो सैलरी हेड छोटा हेड नहीं है, बड़ा हेड है, इजी हेड है। बस इसमें टेक्निकल क्या आता है? टेक्निकलिटी ये आती है कि यहां पे ना मैं आपको हर एक चीज का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। वो ट्रीटमेंट आपको आ भी जाएगा, आप कर भी लोगे, क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। बस टेक्निकल ये फंसता है कि हर एक चीज में थोड़ा सा ना एक वेरिएशन आ जाता है। मतलब जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि लीव सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ग्रेचुटी कैसे टैक्सेबल होगी, पेंशन कैसे टैक्सेबल होगी, प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे, एचआरए का क्या करेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्या करेंगे, हॉस्टल अलाउंस का क्या करेंगे, आप सब सीखते चले जाओगे। केवल एक जो बात है कि रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको याद करना। तो उसके लिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल इजी वे में आप तक पहुंचाऊं। दूसरा, क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तीसरा, आपको जो मेहनत करनी होगी कि रोज के रोज जितना हम लोग सैलरी में पढ़ते जाएं उसको उतना पढ़ते चले जाएं, याद करते चले जाएं, क्योंकि हर जगह पे बहुत सारी चीजों का मतलब चेंज होता जाता है। बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं इजी चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अच्छा, सैलरी जैसे कि मैंने नाम बोला, सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को, जो जॉब करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये चैप्टर टैक्सेबिलिटी किसके हाथ पे बताएगा? एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कैसे होगा ये सीखेंगे, कि एम्प्लॉयर के हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉय के हाथ में। ये चैप्टर हम लोग एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली वो कैसे टैक्सेबल होगी। अब भाई इस पे इतना बड़ा चैप्टर बनाने की क्या जरूरत थी? सैलरी मिली तो बता देते कितनी टैक्सेबल होगी, कैसे टैक्सेबल होगी। देखिए, जब हम लोग सैलरी बोलते हैं तो सैलरी के अंदर जो आप समझते हैं जैसे बेसिक सैलरी, वो तो है ही है। उसके अलावा भी एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से बहुत से अलग अलग नाम से सैलरी मिलती है। जैसे उसको हो सकता है अलग अलग अलाउंसेस मिलते हो। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, पैसा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको मिलता हो डियरनेस अलाउंस, डीए। अभी समझाऊंगा क्या होता है। महंगाई भत्ता होता है महंगाई से लड़ने के लिए। हाउस रेंट अलाउंस मिलता हो, चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता हो, हॉस्टल अलाउंस मिलता हो, टिफिन अलाउंस मिलता हो। इन सबकी टैक्सेबिलिटी, मेडिकल अलाउंस मिलता है, इन सबकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो सीखेंगे। रिटायरमेंट जब हो जाती है तो रिटायरमेंट के समय प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा, क्या क्या होता है सब सिखाता जाऊंगा। उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है? मान लो एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसको ग्रेचुटी मिली रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपए। सवाल आता है कि कितने रुपए उसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? पूरे 5 लाख की, उससे कम की नहीं होंगे, क्या होगा? सब सीखना पड़ेगा। तो जब भी मैं सैलरी वर्ड बोल रहा हूं तो सैलरी एक ब्रॉडर वर्ड है, पहले बात तो ये समझिए, जिसके अंदर केवल सैलरी ही नहीं, अलाउंसेस से लेके परक्यूजिट्स से लेके, सर परक्यूजिट्स क्या होती है? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जैसे आता जाएगा मैं सब सिखाता जाऊंगा। प्रोविडेंट फंड से लेके रिटायरमेंट बेनिफिट से लेके सब कुछ आएगा। अच्छा, छोटे जब आप थे, एक वर्ड आपने सुना था सैलरी, एक वर्ड था वेजेस। दोनों में कोई बच्चा अंतर बता सकता है? सैलरी में, वेजेस में? वेजेस जो है वर्कर को मिलती है और सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपके जैसे, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर कहीं जॉब पे जॉब करें टाई लगा करके, तो उनको मिलती है सैलरी। और जो मैनुअल वर्क करते हैं, ईंटा ढो रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको मिलती है वेजेस। हमारे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपने सीखा बचपन में ठीक है, बट हमारा इनकम टैक्स कहता है हम यहाँ पे सैलरी की भी बात कर रहे हैं, इवन वेजेस की भी बात कर रहे हैं। देखिए,
जिनको वेजेस मिलती है लेबर वो भी करते हैं, और जिनको सैलरी मिलती है लेबर वो भी करते हैं। बस अंतर ये होता है जिनको वेजेस मिलती है वो मैनुअल लेबर करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, और जिनको सैलरी मिलती है, जिनको वेजेस मिलती है फिजिकल लेबर करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है वो मेंटल लेबर करते हैं। तो लेबर तो हम सभी हैं, है ना। तो भाई साहब आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर इनकम अंडर द हेड सैलरी। जब हम लोगों ने, आपको याद हो तो हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या हुआ करता था, 22। वैसे ही सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 15। कौन सा चार्जिंग सेक्शन है, 15। सेक्शन 15 बेसिकली इसका चार्जिंग सेक्शन है। और ये क्या कहता है ये तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब हुआ, कह रहे इस चैप्टर में आने के लिए ये हेड तभी अट्रैक्ट होगा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आपने अपने घर से कोचिंग आने के लिए लेट्स से कोई रिक्शा बुक किया, क्या रिक्शा बुक किया, कैब बुक करी, कुछ भी किया, मान लेते हैं रिक्शा बुक किया आपने, एक साइकिल रिक्शा वाले को बुलाया, आपने कहा कोचिंग चलना है चलो, उसने कहा हाँ, आपने कहा कितने रुपए लोगे, उसने कहा लेट्स से 100 रुपीज लेंगे। आप उसमें लग के बैठ गए, अब वो आपको खींच रहा है, खींच करके यहां तक आपको लाया, आपने उसको 100 रुपए दे दिए। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर वो अपना आईटीआर भरता है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ले अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, तो वो जो 100 रुपए है उसको मिले, वो कौन से हेड में दिखाएगा उसको, क्या वो इसको जो रिक्शे वाला है क्या वो उसको इस हेड में दिखाएगा, सैलरी के हेड में? क्या आपका वो इंप्लॉय है, क्या आपके और उसके बीच में इंप्लॉयर इंप्लॉय की रिलेशनशिप हो गई? नहीं जी, वो पता है वो बिजनेस कर रहा है। वो किस में दिखाएगा, अगर दिखाएगा पीजीबीपी में। दैट मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बड़ा जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। कल को जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो या तो आप कहीं पे जॉब करेंगे या अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे, ऑफिस खोलेंगे, आपको बताएं कहीं पे जॉब करेंगे तो जो सैलरी मिलेगी वो इसी हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर अपना काम आप करते हैं, आप कह रहे नहीं हम नौकरी किसी नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, ऑफिस खोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर पीजीईपी प्रोफेशन है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होगा। तो यहां पे टैक्सेबिलिटी की बात तभी आएगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी। अच्छा मान लो एक एम्प्लॉय है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, वो क्या करता है, सुबह 10 से 5 ए लिमिटेड में जॉब करता है, सुबह 10 से 5 ए लिमिटेड में जॉब करता है, और शाम को 6 से 10 पार्ट टाइम करता है बी लिमिटेड में। बच्चे छोटे छोटे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो वो दो जगह काम करता है, सुबह 10 से 5 ए लिमिटेड में जॉब करता है मिस्टर एक्स, और शाम को 6 से 10 बी लिमिटेड में जॉब करता है। मैं आपको ये तो बता देता हूं कि ए लिमिटेड में जॉब करता है तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो तो इसी हेड में टैक्सेबल होगा, कौन सी हेड में, सैलरी के हेड में। आप मेरे को ये बता दीजिए कि बी लिमिटेड से जो पैसा मिल रहा है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? भाई वहां पे वो फुल टाइम नहीं करता, पार्ट टाइम करता है, कहां पे टैक्सेबल होगा? इसी हेड में टैक्सेबल होगा। जॉब तो कर रहा है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है ना, इसी हेड में टैक्सेबल होगा। इस एग्जांपल से मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि एट ए टाइम आपको सैलरी एक ही जगह से मिलती हो सकता है एक से ज्यादा जगह पे आप जॉब करते हो, वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी यहीं पे टैक्सेबल होगा, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो अब जरा पढ़ के देखते हैं आगे चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन या बेसिस ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में आप लिख भी लीजिए अपने लिए कि इसको आप चार्जिंग सेक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। देखते हैं क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन। कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। हमने कहा इसका क्या मतलब है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, यहां पे एग्जाम्पल से समझते हैं, एम्प्लॉय का नाम मिस्टर एक्स, इनको बेटा सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। और होता क्या है
जो इनकी सैलरी ड्यू होती है, ड्यू मतलब काम करेंगे तो सैलरी ड्यू होगी, वो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में लिखा होता है। तो मान लीजिए महीने के एंड पे ड्यू होती है, मंथ एंड पे सैलरी ड्यू होती है और रिसीव भी हो जाती है। सैलरी जो रिसीव होती मिलती है वो भी महीने के आखिरी में इनके अकाउंट में आ जाती है, मंथ एंड पे रिसीव्ड हो जाती है। मतलब जैसे अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल को ड्यू हुई और 30th अप्रैल को मिल गई। मई की सैलरी 31st मई को ड्यू हुई, 31st मई को मिल गई। जून की 30th जून को, जुलाई की 31st जुलाई, अगस्त की 31st अगस्त, सितंबर की 30th सितंबर एंड सो ऑन। फरवरी की 28 फरवरी या 29 फरवरी और मार्च की 31st मार्च। इस तरीके से इनकी सैलरी ड्यू भी होती है उसी दिन पे ही, मंथ के आखिरी में। मैंने पहला एग्जांपल माना है, मंथ के आखिरी में ड्यू भी होती है और मंथ के आखिरी में रिसीव भी हो जाती है। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर आप बताइए इस एम्प्लॉय के हाथ में असेसमेंट ईयर 2023-2024 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी या इसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, तो असेसमेंट ईयर 2023-24 का मतलब प्रीवियस ईयर 2022-23 और 2022-23 प्रीवियस ईयर का मतलब यह हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की सैलरी। तो भाई अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो गई, फेब की फेब में, ऐसे ही मतलब मई की मई में, ऐसे ही अगले साल जनवरी की जनवरी में, फेब की फेब में, मार्च की मार्च में। तो मैं आप बताएंगे अगर 10,000 रुपए महीना है तो कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? तुक्का मारो। अरे 12 महीने ही होते हैं। आपसे ऐसा नहीं कि मैं हमेशा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, टफ कभी मैं आपसे पूछता ही नहीं, खुद ही बताता हूँ। मैं आपसे पूछता ही वो हूं जो आप बता सके। तो कितने महीने की सैलरी होगी? 12 महीने की सैलरी होगी। तो यानी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 10,000 इंटू 12 महीने 1,20,000 की सैलरी टैक्सेबल होगी। ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा सुनिए, मान लो हुआ क्या, मिस्टर एक्स को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। मार्च की बात थी, मार्च 2023 की बात थी। मिस्टर एक्स ने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि सर मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए, एडवांस सैलरी चाहिए, घर पे बेटी की शादी है, थोड़े पैसे की कमी पड़ रही है, सर एडवांस सैलरी दे दीजिए। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, कितनी चाहिए? एम्प्लॉय ने कहा सर 50,000 रुपीज दे दीजिए, 50,000 रुपए। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है। मार्च की सैलरी जो बनती है वो तो दी 10,000 और 50,000 रुपए मार्च में आगे की सैलरी एडवांस में दे दी कि सर हम आगे कटवा लेंगे, उसको एडवांस सैलरी दे दीजिए। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है सर आप ले लीजिए। मार्च में जितनी सैलरी थी वो तो मिली, एडवांस सैलरी और मिल गई। कितनी मिल गई एडवांस सैलरी बेटा? 50,000 की एडवांस में सैलरी और मिल गई। अब बात यह आती है कि इस साल यानी प्रीवियस ईयर 22-23 जो बोर्ड में लिखा भी है, असेसमेंट ईयर 23-24 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। भाई इस साल की जो ड्यू होके मिली वो तो इतनी मिली, 1,20,000 पूरे 12 महीने की, प्लस ये जो सैलरी मिली ये अभी ड्यू तो नहीं हुई है। ड्यू क्यों नहीं हुई है? ये तो अगले साल की है, नेक्स्ट ईयर की है, काम करेगा नेक्स्ट ईयर तब ड्यू होगी, बट एडवांस में मिल गई। सेक्शन 15 कहता है कि हम अपने यहां जो टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया अपनाते हैं सैलरी चैप्टर में, वो ड्यू बेसिस या रिसीव बेसिस, कुछ लोग इसको पेड बेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू बेसिस या रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर पे बेसिस पे टैक्सेबल करते हैं। मतलब ये जो 50,000 आपको इस साल मिल गया मार्च 2023 में, मतलब वही प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 में आपको ये जो पैसा मिल गया, ये भी हम इसी साल टैक्सेबल कर देंगे। मतलब इस साल प्रीवियस ईयर 22-23 में हम टैक्सेबल करेंगे 1,70,000, 1,70,000। हाँ, अगले साल क्या होगा? मान लो अगले साल प्रीवियस ईयर 2023-24 में अब उसको मिली सैलरी केवल 70,000, क्योंकि 50,000 उसको एडवांस में मिल चुकी थी।
कटवा कटवा के उसको कितनी मिली अब 70,000। भाई एम्प्लॉयर दोबारा पूरा 1,20,000 थोड़ी ना दे रहा है। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या 70,000 टैक्सेबल होगा कि पूरा 1,20,000? जाहिर सी बात है 70,000, क्योंकि 50,000 पे ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके हैं, तो 10 बार थोड़ी ना देना है, तो इस बार यही आंसर होगा 70,000। डबल टैक्सेशन थोड़ी ना करेंगे। अगर आप कहते हैं 1,20,000 तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, एक ही सैलरी पे 2 बार टैक्स लग रहा है, इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। वो तो नहीं करना है। तो लॉ मेकर बड़ा सिंपल सा बात कह रहा है कि भैया हम सैलरी टैक्सेबल करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा सर कौन से ईयर में टैक्सेबल करेंगे? कह रहा जिस ईयर में ड्यू हुई या रिसीव हुई, इन दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उस बेसिस पे हम टैक्सेबल करेंगे, ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अब एक बार फिर से ये लाइन पढ़ते हैं, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं क्या लिखा है। सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस या पेड बेसिस। देखिए पेड और रिसीव्ड में अंतर आप ना ढूंढने की कोशिश करिएगा कि सर पेड मतलब तो दी, रिसीव्ड मतलब तो ली। जब पेड बोलते हैं तो यानी इंप्लॉय को पे हुई, रिसीव बोलते हैं यानी इंप्लॉय को रिसीव हुई, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज। यहां तक बात आपके दिमाग में गई? एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। मान लो एक एम्प्लॉय है, ध्यान से सुनते जाना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं वो मैं ले भी आऊंगा और क्लियर भी कर दूंगा। सुनिएगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर वाई। इनका क्या हुआ, इस साल जॉब लगी 1 अप्रैल, कब लगी सर? 2022 मान लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को इनकी न्यू न्यू जॉब लगी, नई जॉब लगी। सैलरी वही मान लेते हैं 10,000 रुपए महीने की, 10,000 रुपए महीने की सैलरी में इनकी जॉब लग गई। एम्प्लॉयर ने कह रखा था कि सर हमारे यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, देखिए जब आपकी जॉब लगेगी ना तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ये पता है ना आपको? अपॉइंटमेंट लेटर सुना होगा ना, उसी में टर्म्स एंड कंडीशन यानी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स क्या रहेंगे, सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसमें जब टर्म्स एंड कंडीशन लिख देखी तो उसमें लिखा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगा क्या, सैलरी ड्यू तो मंथ एंड पे हो जाएगी। अप्रैल की सैलरी अप्रैल के महीने में ड्यू हो जाएगी 30 अप्रैल को, मई की मई में। लेकिन हम जो सैलरी आपको पे करेंगे वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को पे करेंगे। यानी अप्रैल की सैलरी 7th मई को पे करेंगे, मई की 7th जून को, जून की 7th जुलाई को। आप समझ पा रहे हैं ना? ऐसे ही दिसंबर की 7 जनवरी को, जनवरी की फरवरी में 7 फरवरी, फरवरी की 7 मार्च को, और मार्च की 7 अप्रैल को, मार्च की 7 अप्रैल। ड्यू तो उसी महीने के आखिरी में हो जा रही है, अप्रैल की 30 अप्रैल को ड्यू हो जा रही है, लेकिन मिल रही है 7 मई को। मई की 31 मई को ड्यू हो जा रही है, मिल रही है 7 जून को। जून की सैलरी 30 जून को ड्यू हो जा रही है, लेकिन मिल रही है 7 जुलाई। चला गया। सवाल वही है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी प्रीवियस ईयर 2022-2023 देखा, इसमें कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? यानी मैं ईयर का मतलब हाँ जी, बीच में शायद आवाज चली गई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2022 को उसकी नई जॉब लगी 10,000 रुपए महीने के हिसाब से।
अपॉइंटमेंट लेटर में यानी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, यानी अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी उसमें लिखा था कि सैलरी ड्यू तो उसी महीने के आखिरी में हो जाएगी, लेकिन मिलेगी आपको अगले महीने की 7 तारीख को। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आपकी इस बार यानी असेसमेंट ईयर 23-24 में या प्रीवियस ईयर 22-23 बोल लीजिए, कितनी टैक्सेबल होगी? 11 महीने की टैक्सेबल होगी कि 12 महीने की टैक्सेबल होगी? तो आप लोग 12 महीने की कह रहे हैं। क्यों 12 महीने की कह रहे हैं? क्योंकि ड्यू तो हो गई मार्च की सैलरी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आंसर सही बता रहे हैं कि सर पूरे 12 महीने की होने वाली है। क्यों? आंसर क्यों? रीजन ये है कि मार्च 2023 की सैलरी 31 मार्च 2023 में ड्यू तो हो गई है, भले ही रिसीव्ड होगी 7 अप्रैल को। आपकी बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत नहीं? पक्का 1,20,000 होगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, अब बताना। ये आंसर सही था, ठीक है ना? अब चेंज कर रहा हूं। मान लो टर्म्स में लिखा है कि सैलरी जो ड्यू होगी वो भी अगले महीने की 7 तारीख को होगी। सैलरी जो ड्यू होगी वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को ड्यू होगी और 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को ही पे भी कर देंगे। यानी अप्रैल की सैलरी 7 मई को ड्यू होगी और 7 मई को हम आपको दे देंगे। मई की सैलरी 7 जून को ड्यू होगी, 7 जून को हम आपको दे देंगे। जुलाई की ऐसे ही, जून की जुलाई में, मतलब करते करते जनवरी की 7 फरवरी को, फरवरी की 7 मार्च को ड्यू होगी, 7 मार्च को दे देंगे। मार्च की 7 अप्रैल को ड्यू होगी और 7 अप्रैल को हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन यही है कि असेसमेंट ईयर 23-24 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? दो ऑप्शन यहां पे भी मैं दे रहा हूं। 10,000 रुपए के हिसाब से 11 महीने की टैक्सेबल होगी कि 12 महीने की टैक्सेबल होगी? मैं 1 तो लिख ही देता हूं, या तो 1-1 लिखूंगा या 1-2। 11 महीने की 12 महीने। हिंट के लिए आपको बता देता हूं, ऐसे देखा करिए कि भाई हम बात करें अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की। अप्रैल की सैलरी, अप्रैल की सैलरी मार्च में, ये कौन सा कैलकुलेशन है? अप्रैल की सैलरी 7 मई को ड्यू होकर रिसीव्ड होगी, तो इसी साल आ रहा है। ऐसे ही करते करते अगर आखिरी तक जाए तो फरवरी की भी जो सैलरी है वो भी 7 मार्च को ड्यू हुई इसी साल, मार्च 2023 में, और 7 मार्च को मिल गई। लेकिन मार्च की सैलरी, मार्च 2023 की सैलरी की अगर मैं बात करूं, मार्च 2023 की सैलरी, तो मार्च 2023 की सैलरी ड्यू हुई होगी 7 अप्रैल 2023 को और रिसीव भी हुई है 7 अप्रैल 2023 को। यानी इस बार टैक्सेबल होगी केवल, पक्का 11 महीने। सही आंसर है 11 महीने। आप सही बोल रहे हो। 1,10,000 रुपीज टैक्सेबल होंगे। यहां तक बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन सेम लेते हैं, सारा डेटा सेम। असेसमेंट ईयर 23-24 का आपने बता दिया, मेरे को अगले साल का बता दो। अगले साल क्या होगा? मतलब सर, मतलब यहां लाइन खींच रहा हूं, मिस्टर वाई जॉब अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस साल का आपने बता दिया 1,10,000। अगले साल वो आपके पास फिर से आ गए हैं मिस्टर वाई, कह रहे हैं सर असेसमेंट ईयर 2024-25 का बता दीजिए, यानी प्रीवियस ईयर 23-24। बिल्कुल आप समझदार हो गए, कम से कम इतना हम लोगों को आ गया कि असेसमेंट ईयर 24-25। टेक्स्ट में इतनी भी चीज आती मेरे को बड़ी खुशी होती, कुछ तो आया है कि नहीं? तो प्रीवियस ईयर 23-24 और आपके सामने आए हैं मिस्टर वाई कि सर कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने। और मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कि 23-24 का मतलब तो वैसे तो होता है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। 10,000 रुपए मिलती है। और चलो आपके लिए इजी कर दे रहा हूं, 3 ऑप्शन दे रहा हूं केवल। या तो यहां 11 महीने आएगा, या 12 महीने आएगा, या 13 महीने आएगा। कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? सैलरी जो ड्यू हो रही है और रिसीव हो रही है वो अगले महीने की 7 तारीख को हो रही है। इसका मतलब ये है, और हिंट दे देता हूं, इसका मतलब ये है कि इस बार की जो मार्च 2024 की सैलरी होगी, मार्च 2024 की सैलरी जो होगी वो 7 अप्रैल
2024 को ड्यू हुई होगी और 7 अप्रैल 2024 को ही रिसीव हुई होगी। तो क्या इस बार की मार्च 2024 की सैलरी इसी बार टैक्सेबल होगी? क्या इस बार की मार्च 2024 की सैलरी इस बार टैक्सेबल हो पाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि इस बार की मार्च 2024 की सैलरी तो 31 मार्च तक तो ना ड्यू हुई है ना रिसीव्ड हुई है, अगले साल टैक्सेबल होगी। तो इसका आंसर तो नो है। अब बताओ 11 महीने की 12 महीने की 13 महीने की 11? जब मार्च की 2024 की सैलरी, मैं पक्का क्लियर कर रहा हूं, ये पूछ नहीं रहा हूं, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि मार्च 2024 की सैलरी इस साल टैक्सेबल नहीं होने वाली, क्योंकि भी ड्यू ही नहीं हुई। वो ड्यू ही हो रही 7 अप्रैल 2024, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में, असेसमेंट ईयर 25-26 में ड्यू हो रही है, वहीं पे रिसीव्ड हो रही है, तो उस साल टैक्सेबल होगी, इस साल तो नहीं होगी। तो मार्च 2024 की सैलरी तो इस बार टैक्सेबल नहीं होगी। 10 महीने लिखूं, 11 महीने लिखूं कि 12 लिखूं? 12 वाले कितने की 12 महीने, और 11 महीने कितने? 11 महीने। ओके, 11 वालों से मेरे को कुछ नहीं पूछना, हाथ नीचे कर लीजिए। 12 वाले 12 क्यों बोल रहे हैं? मेरे को भी 11 लग रहा है अंदर से, सही बताऊं, दिल से आवाज आ रही है 11 महीने। 12 वाले 12, हाँ जी बताइए बताइए। अच्छा, और बाकी लोग 12 महीने क्यों बोल रहे हैं? यही रीजन है? क्या बात है, वेरी गुड। कह रहे हैं भैया ये जो मार्च 2023 की सैलरी थी, ये तो इस साल टैक्सेबल करें कि इसको छोड़ ही दें, भूल जाएं, छुपा ले जाएं? मार्च 2023 वाली जो सैलरी थी वो प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्सेबल नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? कारण क्या था? क्योंकि वो ड्यू हुई थी अप्रैल 2023 में, रिसीव्ड हुई थी अप्रैल 2023 में। तो आपने कहा था कि भैया 22-23 में नहीं टैक्सेबल होगी, 23-24 में होगी। आज अगर हम बात करें तो 23-24 में ये मार्च की सैलरी तो टैक्सेबल करनी पड़ेगी, यानी आंसर होगा 12 महीने 1,20,000। और कोई अगर हमसे पूछे कि ये 12 महीने कौन से 12 महीने लिए, तो हम उसको ये बताएंगे कि भैया हमने 12 महीने मार्च, ऐसे लिखना पूरी डेट, 1 मार्च 2023 से लेके 1 मार्च 2023 से लेके कहां तक के लिए हैं बताओ, तुम लोग बताओ। 1 मार्च 2023 से लेके 28 फरवरी 2024 के लिए हैं। समझ गए? पक्का? इस वाली मार्च की सैलरी कब टैक्सेबल होगी? नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी, याद रहेगा आपको। और ड्यू और रिसीव्ड में अगर कुछ भी पहले होगा तो उस बेसिस पे टैक्सेबल होगा। यानी देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, अगर जिस महीने की सैलरी है उसी महीने के एंड में ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए या दोनों हो जाए, तो कभी टेंशन आती नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ड्यू तो हो रही है, कहां गया इसी एग्जांपल को, मैंने चेंज किया था, ड्यू तो हो रही है उसी महीने के एंड में, रिसीव भले ही अगली बार हो रही हो 7 तारीख को, तो आपने कहा ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ड्यू तो हो रही है ना, तो मार्च की सैलरी मार्च में ही टैक्सेबल होगी। दिक्कत कब आती है, बच्चे को थोड़ा सा दिमाग कब लगाना पड़ सकता है, जब ड्यू एज वेल एज रिसीव्ड अगले महीने हो रही हो, ड्यू एज वेल एज रिसीव्ड अगले महीने हो रही हो, तो दिमाग ये लगा लेना कि भैया मार्च 2000, जैसे ये जो इस समय एग्जांपल आपको दिख रहा है, मार्च 2024 की सैलरी तो अगले साल टैक्सेबल होगी, क्योंकि मार्च 2024 की सैलरी अप्रैल 2024 में ड्यू हो रही है, अप्रैल 2024 में रिसीव्ड हो रही है। लेकिन लेकिन जो पिछला मार्च रहा होगा, अगर ये जॉब पे होगा, और जैसे कि मैंने क्वेश्चन कंटिन्यू किया था कि भाई जॉब पे था, अप्रैल 2022 में इसकी जॉब लगी थी, तो जो पिछला मार्च रहा होगा यानी मार्च 2023, उसकी सैलरी पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुई होगी, मिली थी अप्रैल 2023 में, ड्यू भी अप्रैल 2023 में, तो वो टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर 23-24 में, इसलिए मार्च वाली सैलरी यहां पे टैक्सेबल हो रही है। एक और मेरा छोटा सा डाउट है, फिर मेरे डाउट खत्म हो जाएंगे, आपके होंगे तो मैं ले लूंगा। मेरा एक डाउट ये है कि जब इसमें, इस वाले केस में हमने मार्च 2023 की सैलरी टैक्सेबल करी, भाई अप्रैल से पहले मार्च वाली सैलरी टैक्सेबल करी 12 महीने की, तो इस वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया? इस वाले केस में 1 अप्रैल 22 से पहले वाली जो मार्च थी, दैट इज मार्च 2022, दिख रहा है ना आपको? भाई आप फिर से समझिए, मैं फिर समझा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस ये जो केस इस समय आपको दिख रहा है, देखते जाना, ये जो केस दिख रहा है इसमें मैंने मार्च 2023 की सैलरी भी टैक्सेबल करी, तो इससे पहले वाले केस में यानी इसमें मैंने मार्च 2022 की सैलरी क्यों नहीं टैक्सेबल करी?
क्योंकि इसकी जॉब ही मैंने लगवाई थी अप्रैल 2022 को, तो मार्च में उसकी जॉब भी नहीं थी, तो सैलरी का कोई मतलब ही नहीं है, तभी मैंने ये डेट पिक करी थी। चला गया। तो अब देख रहे हैं टेक्स्ट में एक छोटी छोटी लाइनें होती है, बट उसका इंटरप्रिटेशन समझाने में टाइम लगता है और समझने में टाइम लगता है। तो सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू या रिसीव्ड बेसिस या पेड बेसिस, कुछ भी बोल लीजिए, विच एवर इज अर्लियर। अब आपका कोई डाउट हो इस पॉइंट से रिलेटेड तो मेरे से पूछ लीजिए, नहीं अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। हाँ बोल दो, हाँ बोल दोगे ना तो आप कर पाओगे। दिमाग को बताओ कि हम कर लेंगे। दिमाग को अगर ये ट्रेन करके रखोगे ना, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो 2+2 आएगा ना दिमाग का, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं आता। दिमाग को ट्रेन करो। क्या ट्रेन करना है दिमाग को? हम कर लेंगे, हमें आता है, हम कर लेंगे। हम क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। हम किसी से कम है क्या? हम चुगली करने में किसी से पीछे रहते हैं? नहीं। बुराई करनी हो, कमेंटबाजी करनी हो, सबसे आगे हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर लेंगे। अच्छा, अगली चीज और लाइन क्या लिखी है? एनी एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड इफ नॉट टैक्सेबल अर्लियर। याद करिए मैंने जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो वहां पे एरियर्स ऑफ रेंट पढ़ाया था, उसका मतलब समझाया था। क्या मतलब समझाया था? पूरी कहानी नहीं बनाई थी। मैनेजर ने कहा पीछे से आपका रेंट बढ़ा दिया। सेम है सैलरी। अगर आपकी सैलरी बढ़ गई और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ गई, आपको मिलती 10,000 रुपए, एम्प्लॉयर ने कहा कि सर हम आपकी सैलरी बढ़ा दे रहे, 12,000 कर दे रहे, वो भी पिछला जो साल बीत गया जिसकी सैलरी मैंने 10,000 के हिसाब से दी थी, उसकी भी मैं 12,000 के हिसाब से यानी 2,000 और दे देता हूं हर महीने की, इंटू 12, 24 महीने, 24,000 रुपए हुए, ये ले लो 12 महीने की सैलरी 24,000 और। तो वो जो 24,000 है, अगर पिछले साल टैक्सेबल नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल केसेस में नहीं हुआ होगा, मैं कहां पता कि बर्थडे वाली, तो वो कब टैक्सेबल होगा? जिस साल रिसीव्ड होगी। तो कोई भी एरियर ऑफ सैलरी अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुई थी तो जिस साल मिलेगी उस साल टैक्सेबल हो जाएगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो पता होने चाहिए एक बच्चे को। क्या? सबसे पहला सैलरी। देखिए मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया कि जब हम लोग सैलरी वर्ड बोल रहे हैं तो हम लोग सैलरी एक ब्रॉडर वर्ड है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है। तो मैंने इसके लिए आपकी जानकारी के लिए कहा सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी। जब आपकी जॉब लगेगी ना तो आपका सीटीसी होता है, पता है आपको? पैकेज जिसको आप बोलते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। तो लेट्स से आपका सीटीसी लगा, जॉब लगी, और कितने का पैकेज लगवाना चाहेंगे अपना? 24 लाख का। ठीक है, चलिए 24 लाख का पैकेज आपका लगा। 24 लाख का पैकेज जब आपका लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख रुपए हर महीना आपको मिलेगा। ये सीटीसी होता है, इसका बाइफरगेशन कंपनी बताती है कि इस 24 लाख रुपए में कितनी बेसिक सैलरी होगी, कितने तुम्हारे अलाउंसेस होंगे अलग अलग नाम से, क्या तुम्हारी परक्यूजिट्स होंगी, कन्वेंस अलाउंस होगा कि नहीं होगा, है ना, वो सारा एचआरए कितना होगा, पीएफ का कितना पैसा कट जाएगा, वो सब आपको बताया जाता है। वो होती है सीटीसी। तो जब हम सैलरी बोल रहे हैं तो सैलरी में हम सब कुछ बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ मिलता है, एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ मिलता है वो सब हमारे लिए क्या है? सैलरी। तो मैंने लिख दिया कि सैलरी इंक्लूड्स, पहली बात तो ये कोई डेफिनेशन नहीं कि आप बैठ के याद करें। दूसरा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं लिखी है कि केवल इतना, इंक्लूड्स वर्ड यूज किया है। इतना जानते हो आप, थोड़े लॉ के जानकार हो, इतनी चीजें जानते हो ना। डेफिनेशन कई बार होती है ना, जैसे कहीं लिखा होता है द टर्म दिस इंक्लूड्स, फिर डिफाइन होता है या मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दैट मींस जो ये लिखा है वो तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। और कुछ डेफिनेशन होती है जहां इंक्लूड्स नहीं लिखा होता कि दिस मींस दिस कॉमा दिस, वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है कि जो लिखा है वही मतलब है। तो मैंने इंक्लूड्स लिखा है, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा है कि ये चीजें आमतौर पे सैलरी में हम कह सकते हैं। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, आप समझते हैं, डियरनेस अलाउंस, डीए प्यार से इसको बोलते हैं। ये क्या होता है हिंदी में आपको लिखना हो तो महंगाई भत्ता। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता और डियरनेस मतलब होता है महंगाई के लिए भत्ता। आमतौर पे प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अगर आपके यहाँ पे जितने लोग बैठे उनमें से किसी के मम्मी पापा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, है किसी के? किसके हाथ में करिए, हाँ, तो उनको मिलता होगा महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे गवर्नमेंट हर साल डीए बढ़ाती है, कभी 7% बढ़ा देती, कभी बहुत बढ़िया पोर्शन डीए का मिलता है। प्राइवेट वाले को कुछ नहीं मिलता ये सब।
क्वेश्चन में मिल सकता है, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए मिल सकता है। प्रैक्टिकल जीवन में प्राइवेट वाले एम्प्लॉय को जल्दी डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता। तो डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई बता। अलाउंस क्या होता है वो भी समझा दें। देखिए, जब भी हम अलाउंस बोलेंगे किसी भी तरीके का, तो अलाउंस का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट कर रहा है, पैसा दे रहा है अलग अलग नाम से। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको टिफिन अलाउंस दे रहा है, इसका मतलब है वो खाने के लिए खाना नहीं दे रहा, खाने के लिए पैसा दे रहा है। मान लो उसने कहा टिफिन अलाउंस हम आपको देंगे 2,000 रुपए हर महीने। अब आप बाहर जाकर के डोमिनोज में खाइए, छोला भटूरा खाइए, या बाहर जाके सिगरेट पी के वापस चले आइए, एम्प्लॉयर का कोई लेना देना। तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस मींस मॉनेटरी बेनिफिट वो आपको दे रहा है, पैसा दे रहा है। एक चीज होती है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स होती है फैसिलिटीज दे रहा है। परक्यूजिट्स होती हैं कि वो फैसिलिटीज दे रहा है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दे दिया कि सर आप यहां पे रहिए, ये होता है परक्यूजिट। कार दे दी कि सर आप अपना, ये कार आपके लिए, तो आप जब तक ऑफिस में, ये कार आपकी। यूज करने के लिए जो सामान दे रहा है दैट इज नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी समझते हो ना, वो होती हैं परक्यूजिट्स। जैसे वो, इसी में टिफिन की बात करें, वो आपको टिफिन अलाउंस दे रहा है, यानी पैसा दे रहा है। दूसरा केस, वो अलाउंस नहीं देता, वो खाना प्रोवाइड करता है। उसने अपने यहां बूफे लगवा रखा है, जितना खाना है खाइए। वो क्या है? परक्यूजिट है, ना कि अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जब मैं बोलूंगा अगर, तो मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या होगा? पैसे दे रहा है, बीमार पड़ो तो अच्छा, ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा। एक होता है मेडिकल फैसिलिटीज। परक्यूजिट्स मींस अगर कोई बीमार पड़ा तो उसका खर्चा वो उठा रहा है। दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है हमारे इसमें, दोनों सीखेंगे हम लोग। तो अलाउंस जब भी बोलेंगे किसी भी तरीके का, तो उसका मतलब होता है पैसा दे रहा है। तो डियरनेस अलाउंस हो सकता है, अदर अलाउंसेस हो सकते हैं। अदर अलाउंसेस बहुत लंबी लिस्ट हम लोग देखेंगे, एचआरए वगैरह, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बहुत सारे। परक्यूजिट्स, इसको मैंने भी बताया नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स या फैसिलिटी, या इसको प्यार से हम लोग पर्क्स भी बोलते हैं, PERKS। वो पर्क चॉकलेट वाली नहीं, ठीक है ना। तो पर्क्स भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। बोनस दे रहा है, कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लेट से दिवाली बोनस दे रहा है, किसी भी नाम से दे रहा है, होली बोनस दे रहा है, या आज तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, सुंदरता बोनस दे रहा है। तो वो सब जो भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से, मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिल रहा है, वो सब यहाँ है। कमीशन दे रहा है, ग्रेचुटी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, प्रोविडेंट फंड दे रहा है, और आगे मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा, अभी मैंने आपको समझाया सैलरी और वेजेस में। वैसे तो आप बड़ा अंतर समझते हैं, आप बता भी रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा और चौथा बड़ा ही अच्छा समझदारी वाला कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट। एक है फोरगोइंग ऑफ सैलरी और एक है सरेंडर ऑफ सैलरी। ये है क्या, पहले वो समझें, फिर इसका टैक्स ट्रीटमेंट समझते हैं। देखिए सुनिए, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, उनको सैलरी मिलती है, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए महीने की। साल की सैलरी हो गई 12 लाख। मिस्टर एक्स ने मार्च की सैलरी 1,00,000 रुपए की एम्प्लॉयर से कहा कि सर मार्च की सैलरी हमें नहीं चाहिए। एम्प्लॉयर कह रहा अच्छा, एम्प्लॉय कह रहा हाँ सर, इससे ना आप मेरी तरफ से या आपकी डॉटर के लिए गिफ्ट खरीद लीजिएगा। ये सिर्फ मजाक करता हूं समझाने के लिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसको कोई सीरियस मत लेना मेरे एग्जांपल्स को, है ना। हाँ, तो मिस्टर एक्स ने 1,00,000 रुपए की सैलरी मार्च की फोरगो कर दी। फोरगो करने का मतलब होता है छोड़ दी, कि सर हमें नहीं चाहिए, किसी भी कारण से गिफ्ट दे देना या कुछ भी, कि हमें मार्च की सैलरी नहीं चाहिए। बात आता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्च की सैलरी टैक्सेबल करेगा कि नहीं करेगा, वो भी छोड़ देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है तुमने छोड़ी है, हमने नहीं फोरगो करी है, हम तो टैक्सेबल करेंगे। दैट मीन्स अगर आप सैलरी फोरगो करते हैं, छोड़ देते हैं, किसी महीने की नहीं लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो टैक्सेबल करने वाले। एक होता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, इसका मतलब है कि वहां पे आपको अगर एग्जाम लिखा है फोरगो कर दी सैलरी, कोई फर्क नहीं, टैक्सेबल होगी। एक होता है सरेंडर ऑफ सैलरी, सैलरी आपने क्या कर दी, सरेंडर। मतलब मान लो सपोज करो हस्बैंड जो है वो घर आया सैलरी लेके, और वाइफ ने कहा जो कुछ है निकाल दो, आज कितनी तनख्वाह मिली। हस्बैंड डरते रहते ये लो 1,00,000 रुपए, और जाते ही वाइफ को सामने सरेंडर कर देता, ये लीजिए 1,00,000 रुपए। वाइफ कहती रोटी तभी देंगे।
लॉ मेकर कह रहे नहीं, इसको हम सरेंडर नहीं बोल रहे, हम टैक्स इसको तो टैक्सेबल करेंगे। हमने कहा फिर किसकी बात कर रहे हो? कह रहे कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो कहीं पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या कोई भी इस तरीके का अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, तो गवर्नमेंट ना बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आती है कि अगर आप लोग आगे बढ़ के आए, डोनेट करें, अपनी सैलरी सरेंडर कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट को, वाइफ को नहीं, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आप सरेंडर कर दें, अंडर एक्सपीबी एक एक्ट बनाया हुआ है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के तहत। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आपने सरेंडर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के तहत, तो हम इनकम टैक्स में वो सैलरी टैक्सेबल नहीं करेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सिखाए, एक समझाया फोरगोइंग ऑफ सैलरी, एक समझाया सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है, सरेंडर ऑफ सैलरी भी, अब पूरी बात सुनना, सरेंडर ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होती है, सिर्फ तब नहीं टैक्सेबल होगी जब आपने सरेंडर करी हो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर द प्रोविजंस ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। अब आप दोनों पढ़ के देख लीजिए, फोरगोइंग ऑफ सैलरी लिखा है नो इफेक्ट इट इज टैक्सेबल, सरेंडर ऑफ सैलरी में लिख रखा है मैंने इट इज नॉट टैक्सेबल प्रोवाइडेड इज सरेंडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट। नहीं तो अगर ये होगा तो टैक्सेबल नहीं होगी, अदरवाइज। कोई डाउट? पक्का? क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक ये जो आपको उससे पहले सिखाया था ड्यू और रिसीट बेसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और अब जो आपको सिखाने जा रहा हूं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सिखाने जा रहा हूं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें लिखा था केवल इतना जितना मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं और कुछ नहीं लिखा था। एग्जाम देने गए, टैक्स का क्वेश्चन आया, इतना लिखा था और नीचे लिखा था कि इसको इंटरप्रेट कर दो सैलरी के टर्म्स में, इसका मतलब बता दो। अब अपन को क्या पता इसका मतलब, 32,500 माइनस 500, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन है, माइनस 38,000 माइनस 800 माइनस 44,400, तो अपन क्या कैलकुलेटर पे करेंगे? नहीं। ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल जीवन में इस तरीके की टर्मिनोलॉजी लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में। तो इसका मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर थोड़ा प्रैक्टिकल भी पूछ लेता है, प्रैक्टिकल मींस कि प्रैक्टिकल जीवन की भाषा में लोग जैसे यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे कभी लिखा आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन सुनिएगा। एम्प्लॉय को हमने जो रखा है वो इस ग्रेड में रखा है, ये पूरा एक ग्रेड है। इसका मतलब ये है कि लेट से एम्प्लॉय की जॉब लगी 32,500 रुपीज पर मंथ में, 32,500 पर मंथ, उसको हर महीने 32,500 मिलता रहेगा। जब जॉब लगी उससे हर महीने एक साल तक 32,500 रुपए के हिसाब से सैलरी मिलने लग जाएगी, मिलती रहेगी। एक साल जैसे ही हो जाएगा, अब उसकी सैलरी 500 रुपए पर मंथ से बढ़ जाएगी। यानी अब अगले साल उसको पूरे 12 महीने हर महीने 33,000 रुपीज की सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 33,000 हर महीने हर महीने हर महीने। फिर जैसे ही एक साल खत्म हो जाएगा फिर 500 से बढ़ जाएगी, यानी 33,500 हो जाएगी। 500 500 से बढ़ती जाएगी जब तक सैलरी उसकी 38,000 नहीं पहुंच जाती। 500 500 रुपए बढ़ती रहेगी, हर साल बढ़ेगी, एक साल में एक बार बढ़ेगी, 500 रुपए महीने के हिसाब से बढ़ गई, जब तक उसकी सैलरी 38,000 नहीं पहुंच जाती। और 38,000 पहुंचने के बाद जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा, अब 500 नहीं बढ़ेगी, अब 800 रुपए बढ़ेगी। हर एक साल कंप्लीट होने पे 800 रुपए की सैलरी बढ़ेगी जब तक उसकी सैलरी 44,400 नहीं पहुंच जाती। और एक बार 44,400 पहुंच गई तो फिर बढ़ना बंद, अनलेस एंड अनटिल उसको किसी और ग्रेड में हम डालें प्रमोट करके, वो बात एक अलग है। नहीं तो इस ग्रेड में ही अगर पड़ा रहेगा तो बढ़ेगी नहीं, इतनी है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर से सुनते हुए, जिस साल उसकी जॉब लगी, अगर उसी ग्रेड में लगी और 32,500 से ही हमने स्टार्टिंग दी उसको, तो 32,500 उसको मिलता रहेगा पूरे साल भर के लिए।
एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हर महीने 32,500 मिलेगा, एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। याद रखना, एक साल कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ, नॉट फ्रॉम 1 अप्रैल बोल रहा हूं, 1 अप्रैल से नहीं बोल रहा हूं, ज्वाइनिंग की डेट से एक साल। मतलब 1 जनवरी उसकी जॉब लगी, लेट्स से, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तो 32,500 मिलेगा। फिर अगला 1 जनवरी से अब उसकी सैलरी हो जाएगी 33,000। ये ग्रेड सिस्टम है, ये इनकम टैक्स वालों ने नहीं बनाया ग्रेड सिस्टम, ये प्रैक्टिकल जीवन में चलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 500 रुपए से, अब आपको 33,000 मिलता रहेगा। फिर एक साल जैसे कंप्लीट होगा 33,500 मिलता रहेगा। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट होगा हर महीने 34,000 मिलता रहेगा, 34,500 मिलता रहेगा, ऐसे मिलता मिलता 37,500, फिर 38,000 मिलता रहेगा। फिर जैसे एक साल कंप्लीट होगा 38,800 मिलने लग जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि इंप्लॉय को इसी ग्रेड में डाला गया, उसको ग्रेड यही दिया गया, बट उसकी ज्वाइनिंग सैलरी 36,000 तय करी गई। उसने कहा सर ठीक है ये ग्रेड सही है, बट मैं 32,500 से ज्वाइन नहीं करूंगा, 32,500 मेरे कैलिबर के हिसाब से बहुत कम है। तो दोनों में नेगोशिएशन होकर के 36,000 से ज्वाइनिंग हुई। इसका मतलब अब क्या हुआ, ग्रेड तो यही है, 36,000 से ज्वाइनिंग हुई, मतलब उसको हर महीने 36,000 मिलता रहेगा। जैसे ही एक साल कंप्लीट हो जाएगा उसकी सैलरी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम तो नहीं करी जाती, तो आप भी जानते हैं, बढ़ जाएगी 500 रुपए से। 36,000 मिलता रहेगा तो इसी के बीच में आ रहा है 36,000, 500 रुपए से बढ़ जाएगी 36,500 हो जाएगी। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हर महीने 36,500 मिल रही थी, एक साल बाद 37,000 हर महीने मिलने लग जाएगी। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 37,500 मिलने लग जाएगी। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हर महीने 38,000 मिलने लग जाएगी। फिर एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हर महीने 38,800 मिलने लग जाएगी। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेड तो ये डाला बट उसकी ज्वाइनिंग हमने इतने रुपए से दी, तो उतने रुपए से फिर करेंगे। और कुछ नहीं रुपए बता रहा कि ज्वाइनिंग कहां से दी, तो हम यही मानेंगे कि आपने 30 इसमें जैसे तो 32,500 से आपने उसकी ज्वाइनिंग दी। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये क्वेश्चन को ना पूरा बहुत इजी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके समझाया है कि अगर ये लिखा मिल गया तो इसका मतलब क्या है। जो मैं जितना मैंने बोला है उतना मैंने पूरा लिख रखा है। अब आपको पढ़ा देता हूं मैंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट है ग्रेड सिस्टम का, कि आखिर कभी ग्रेड सिस्टम के हिसाब से क्वेश्चन मिल जाए तो एग्जाम में आप परेशान ना हो जाए कि माइनस को साइन है, नहीं माइनस साइनस नहीं है, इसकी ये डैश है, इसका मतलब क्या है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम, पढ़िएगा। इफ एनी एम्प्लॉय ज्वाइंस द सर्विसेज ऑन लेट्स से 1 मई 2022, 1 मई 2022 को उसकी जॉब लगी, and is placed in the grade of rupees 32,500 500 38,800 44 400, इस ग्रेड में उसको डाला गया। अब इसके नीचे मैंने इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन लिखी है, जितना आपको समझाया वो लिखा है, दिखता है आपको समझ में आएगा कि नहीं। इट मींस दैट ही विल गेट बेसिक सैलरी ऑफ 32,500 पर मंथ। कब से कब तक, उसकी जॉब कब लगी, पहली लाइन में लिखा था, देख के तो 1 मई 2022 को जॉब लगी, तो वहां से लेके एक साल कब कंप्लीट होगा, 30 अप्रैल 2023। थोड़ी देर के लिए इनकम टैक्स को भूल जाओ, जब वो उसने ज्वाइन किया वहां से लेके 30 अप्रैल तक, 1 मई से 30 अप्रैल तक एक साल हो गया, यहां तक आपको मिलती रहेगी 32,500। फिर क्या होगा, इसके बाद कितनी मिलने लग जाएगी, 30 अप्रैल 2023 तक तो इतनी मिलती रही, फिर कितनी मिलेगी, 33,000। अगली लाइन, ही विल गेट एनुअल इंक्रीमेंट। हर महीने सैलरी बढ़ेगी कि साल में एक बार बढ़ेगी, साल में एक बार बढ़ेगी। एनुअल इंक्रीमेंट 500 रुपए का, कब से मिलेगा सर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। 1 मई 22 में ज्वाइनिंग हुई, एक साल 1 मई 2023 में आपका 500 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, एंड ऑनवर्ड्स यानी हर साल 1 मई को आपका 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ता रहेगा, 500 करके, जब तक तुम्हारी सैलरी 38,000 पर मंथ नहीं पहुंच जाती। फिर क्या होगा सर, फिर बेटा उसके बाद उसका एनुअल इंक्रीमेंट 500 नहीं होगा, 800 होगा। सबको समझ में आ गया 800 कैसे, ये 500 के बाद 38,000 जब पहुंच गए तो ये 800 होगा। तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट 800 का, कब तक, जब तक इसकी 44,400 नहीं पहुंच जाती। उसके बाद बस, उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, या फिर उसको किसी और ग्रेड में डाला जाए तो बात अलग है। ये बात भी मैंने यहां लिखी है कि नो फर्दर इंक्रीमेंट विल बी गिवन देयर आफ्टर टिल ही इज प्लेस्ड इन, क्लियर है, जब तक दूसरे ग्रेड में नहीं डाला जाएगा तब तक कोई फर्दर इंक्रीमेंट
नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? अब आ जाते हैं इनकम टैक्स में इसी को लेके। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, और क्या क्वेश्चन आया सुनना बहुत ध्यान से, आप सिर्फ सुन लेना। एग्जाम में जितना मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं केवल इतना लिखा था। लिखा था एम्प्लॉई ज्वाइंस द सर्विस ऑन 1 May 2022 एंड इज प्लेस्ड इन द ग्रेड ऑफ इतना, जितना येलो से हाईलाइट किया है। आगे लिखा था कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, को टीएस लिख दिया। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। बाकी ये जो नीचे, ये तो मैंने इंटरप्रिटेशन दी है, ये सब नहीं दिया एग्जाम में आपको, है ना। हट नहीं रहा, हटा दे रहा हूं, मैंने सही लिखा था। यहां तक का आपको क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं समझा रहा एग्जाम में आपसे। कह रहा आप बताओ असेसमेंट ईयर 23-24 में कितनी टैक्सेबल होगी सैलरी, कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। अच्छा, कुछ बता नहीं रहा है ड्यू बेसिस, रिसीव बेसिस, की ड्यू कब हुई, रिसीव कब हुई। कुछ जैसे हमने आपको सिखाया था ना, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तो बता ही नहीं रहा है कि उसी महीने में ड्यू हो जाती है कि अगले महीने में ड्यू और रिसीव होती, क्या होता है कुछ नहीं बता रहा, तो क्या मानेंगे। कुछ नहीं बता रहा तो आप मानिएगा कि उसी महीने की सैलरी उसी महीने ड्यू हो जाती है, उसी महीने रिसीव हो जाती है। हमको कुछ नहीं बता रहा तो हम यही एज्यूम करते हैं क्वेश्चन में। बताइए साहब, निकाल लीजिए कितनी टैक्सेबल होगी, और पर मंथ आप निकालेंगे उसको इंटू जितने महीने से आपको लगे, 12 महीने, 13 महीने, 15 महीने, 10 महीने, 11 महीने करके हमको एक बताओ आंसर, कोशिश करो एक बार। इजी है, कॉपी का, कैलकुलेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं, दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मेरी क्लास में आप लोग कॉपी, कैलकुलेटर ये सब निकाल के रखा करिए। जैसे आप मान लीजिए, सपोज करिए बेटा आप बॉर्डर पे गए लड़ाई करने, उसने वहां से गोलियां चलाना शुरू करी, आपने अरे रुको, अब आप अपना बैग खोल रहे हैं, आपने रिवॉल्वर निकाली, उधर से गोलियां दाग रहा है, आप उसको लोड कर रहे हैं, आप उसमें कार्टेज लगाए, बंदूकें लग गई, हाँ, तब तक तो जान चली जाएगी ना। हाँ, मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं सही बताऊं तो मैंने भी आंसर नहीं निकाला है, मैं लिख ले रहा हूँ आपका आंसर, यकीन करते हुए कि शायद आपने सही निकाला हो। जिसका जिसका आएगा मैं लिख लूंगा यहाँ पे, है। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले आपने बोला था बॉयज फर्स्ट 3,57,500, और एक और कहां से आंसर आ रहा था, 3,96,000। ओके, मैं क्वेश्चन वापस दिखा दे रहा हूं, और भी जो जो आता जाए मेरे को जरूर बताइएगा, मैं लिख लूंगा यहाँ पे आंसर 3,57,500। अच्छा, पहला वाला ऑप्शन ठीक है, और जो आए कोई अलग फिगर आए तो बता दीजिएगा। ए वाला आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं दोनों में सही है, आपका अपना कोई और भी आए तो भी बता दीजिएगा। तब तक मैं निकाल लेता हूं जरा अपना आंसर। मैंने निकाल लिया है जी। अच्छा, देखते हैं भाई, 3,57,500 ज्यादा बच्चे बता रहे हैं। 3,57,500 कितने बच्चे बताना चाह रहे हैं कि 3,57,500 है। ओके, और 3,96,000 कितने बच्चे बताना चाह रहे हैं। ओके, और बाकी बच्चे कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे मनोरंजन के लिए भी आते हैं क्लास में। देखिए, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात हो रही है, मतलब यहां पे थोड़ा सा इधर करूं कैलकुलेशन, हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा, 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 वैसे तो शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 से, और खत्म होता है 31 मार्च 2023 को। लेकिन अगर आप इन भाई साहब को देखें तो 1 मई 2022 से इनकी जॉब लगी,
यानी अप्रैल में ये मोबाइल चलाते होंगे, इनकी जॉब नहीं थी, निठल्ले थे ये, मतलब जॉब नहीं थी। तो क्या अप्रैल की सैलरी भी टैक्सेबल करें? मिली नहीं तो मतलब नहीं। तो भैया अप्रैल की तो नहीं होगी, मई से होगी मार्च तक की। अब बात ये आती है मई से लेके मार्च तक इनको कितनी सैलरी मिली होगी हर महीने? 32,500 यही मिली होगी, एक साल तक तो यही मिलती रहेगी। तो यानी 32,500 मिलेगी, लेकिन 11 महीने की टैक्सेबल होगी। और पहला वाला ऑप्शन जो आप लोग बता रहे थे वो सही है, 357,500। दूसरा वाला ऑप्शन नहीं सही है। दूसरे वाले ऑप्शन वाले ने आई थिंक आपने पता नहीं क्या किया, 12 महीने की भी नहीं करी, कुछ और ही किया। ये समझ में आ गया? 11 महीने समझ में आ गए। होमवर्क सुन लीजिए, घर पे जाके सेम क्वेश्चन में मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, यही सेम क्वेश्चन जितना मैंने लिख रखा है, इसमें आपने टैक्सेबल सैलरी असेसमेंट ईयर 23-24 की तो निकाल ली। घर पे जाके असेसमेंट ईयर 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, यहां तक लिख लोगे। इतना आप निकाल करके आओगे हर असेसमेंट ईयर की 29-30 तक कि कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। अगली क्लास में इस पर कोई डाउट होगा तो मैं नहीं लूंगा, सिर्फ आपका आंसर सुनूंगा। तो मतलब ये आप निकाल के लाओगे, मेरे भरोसे मत आना। आप मेरे भरोसे बैठे हो, मैं आपके भरोसे बैठा हूं, भगवान हम दोनों के भरोसे बैठा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नहीं, हमें आज नहीं जानना आंसर भाई साहब, कल पूछेंगे, कल भी तो, कल के लिए कुछ छोड़ते हैं। थैंक यू।